वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स और इस टॉपिक में आज हम क्या बात करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों से। इस पूरे टॉपिक में हम एक ही लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एनसीईआरटी का अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे कवर करना है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके वेव ऑप्टिक्स टॉपिक सर्च कर सकता है, पुरोहित एकेडमी वेव ऑप्टिक्स, और वहां पर वेव ऑप्टिक्स के थ्योरी लेक्चर्स के थ्रू जाने के बाद ही इस टॉपिक के इन लेक्चर्स को समझने में आसानी होगी। एक बात और कहना चाह रहा हूं, वन शॉट वीडियो या एक चैप्टर, एक लेक्चर में एक चैप्टर, वन चैप्टर कंप्लीट करते समय कई बार बच्चों के मन में एक प्रश्न यह भी आता है कि सर हम उन सारे क्वेश्चंस को क्यों देखें जो क्वेश्चंस हमको आ गए हैं या जिन्हें हम जानते हैं। मान लीजिए 20 प्रॉब्लम्स हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। 20 में से हो सकता है आपने जब अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चंस तो आपको केवल 5 ही क्वेश्चन में डाउट हो सकता है 15 क्वेश्चन में आपको डाउट ही ना हो। तो उस केस में मैंने वीडियो के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में कौन से मिनट पर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है ये डाला हुआ है। कौन से मिनट पर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है डाला हुआ है। मतलब क्या, मान लीजिए एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपके पास में है, सपोज ये 10.2 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कौन से मिनट पर डिस्कस है ये डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, वहां पे मिलेगा। मान लो किसी को दिक्कत है कि मैं 10.6 ही देखना चाहता हूं, 10.8 ही देखना चाहता हूं, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं देखने की, 10.8 देखना चाहता हूं सर, तो 10.8 में आप जाइए, वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिनट मेंशन किया हुआ है, कौन से मिनट पर आपको कौन सा क्वेश्चन गिवन है। इससे आपका टाइम सेव होगा, कुल मिलाकर आपकी एनर्जी सेव होगी और वन शॉट का फील भी बना रहेगा, वन वीडियो का फील भी बना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करें इस टॉपिक की। देखो पहले वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर दे रखी है, एयर से वाटर पर इंसिडेंट करवाई गई है। हमें बताना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज की। देखिए जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 1.33 जिसे हम 4/3 कहते हैं। मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम चेंज होने पर लाइट की वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सिमिलरली जब लाइट आती है, टकराती है, टकराकर लौटती है। सोचिए कि प्लास्टिक की बॉल ग्राउंड से टकराई, टकराकर वापस ग्राउंड पे लौट गई, तो प्लास्टिक की बॉल सेम मीडियम में लौटी। वैसे लाइट आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में लौट गई, तो मीडियम वही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हुई और वेवलेंथ भी चेंज नहीं हुई। तो जब इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा तो हम ये कहेंगे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड अनचेंज रहती है। तो जो लाइट की स्पीड, रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड है इंसिडेंट लाइट की स्पीड के बराबर होगी और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ और रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दोनों सेम होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों सेम होगी। तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 589 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। सॉल्व करने पर आता है 5.09 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखो रिफ्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में वेवलेंथ, स्पीड चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब ये जो बात है आपके सामने जो लिखी गई है स्पीड इक्वल टू, तो हम ये बात जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हम जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। आप सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, यहां पर आप इसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे इधर ले चले जाएं और इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बिकम C/V। और C/V का मीनिंग क्या हुआ, C/V का मीनिंग हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द मीडियम, ये रेशियो आपके पास आने वाला है। तो चलिए स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड इक्वल टू C/μ। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, म्यू कितना है 1.33। सॉल्व करने पर आंसर आता है 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्चुअलिटी में 4/3 को एक्जैक्टली सॉल्व करने जाओगे तो 2 आएगा, 2 × 10⁸ 2.25 आएगा, 2.25। वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा मीडियम में स्पीड कितना है तो अभी निकाला 2.26 10⁸. फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 5.09 10⁻14। सॉल्व करने पर 444 10⁻⁹ मीटर आता है। मतलब
ये नैनोमीटर के टर्म में आंसर आता है। अब देखिए ये बात आपको एनसीईआरटी के हाइगेन्स प्रिंसिपल से पहले, हाइगेन थ्योरी के अंदर आपको ये बात मिलने वाली है। व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। भाई जब भी लाइट पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज होती है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट डेवलप होता है, ये ध्यान रखना। जब भी लाइट कहां से डाइवर्ज होती है, पॉइंट सोर्स से डाइवर्ट होती है, तो हम कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट डेवलप होता है। सेकंड थिंग याद रखना, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। अच्छा, जब भी किसी सोर्स को फोकस पे रखा जाता है, जब भी किसी सोर्स को फोकस पे रखा जाता है तो हम क्या कहते हैं, लेंस के सामने जब भी कोई सोर्स फोकस पे रखा जाता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पे बनती है। और इंफिनिटी पे इमेज बनने का मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रह जाती है ना। तो जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होंगे। कौन से वेव फ्रंट फॉर्म होंगे? प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होंगे। द पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंटरसेप्टेड बाय अर्थ मतलब क्या हुआ? अर्थ को कट करते हुए। तो भाई हम ये बात जानते हैं कि स्फीयर जब बड़ा होता जाता है, स्फीयर जब बड़ा होता जाता है और आर्क बनता है, तो स्फीयर जब बड़ा होता जाता है और आर्क बनता है तो आर्क लेंथ जो होता है ना, उस आर्क लेंथ का नेचर लगभग प्लेन होता है। थोड़ा सा देखिएगा इस बात को। इस केस में, सेकंड वाले केस में देखो, हाँ, प्लेन वेव फ्रंट, लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार नियरली पैरेलल एज a small portion of the huge spherical wavefront is nearly plane। तो हम ये कहते हैं कि जब कर्वेचर बड़ा हो जाता है, रेडियस बड़ा हो जाता है, तो जो स्मॉल रेडियस वाला पार्ट होता है, आर्क होता है, वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है, प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस वन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? Is the speed of light of the glass is independent of the color of the light? If not, then which of the two color, red and violet, will have the less speed in the glass prism? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन उम्मीद करता हूं पढ़ लिया आपने। स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है। हमें ग्लास में स्पीड निकालनी है। अब हम ये जानते हैं कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट जाती है तो λ1/λ2 और v1/v2, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसे मैं लिखता हूं μ2/μ1 इक्वल टू कितना? λ1/λ2 v1/v2। अच्छा, μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। λ1 wavelength of light in first medium, λ2 wavelength of light in second medium, v1 speed of light in first medium and v2 speed of light in second medium। इस तरह से बताया जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बात ऐसी है कि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से, कहां पर कर रही है? ग्लास में। तो स्पीड कहां पर? एयर में। स्पीड कहां पर? ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में स्पीड c और ग्लास में स्पीड हमें निकालना है। तो vg c मल्टीप्लाई बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 डिवाइड बाय कितना आ गया? μg। अब c कितना है? 3 × 10⁸ डिवाइड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? तो 3/2 दे रखा है। तो यहां पर ग्लास में वैल्यू जो निकल कर आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल कर आती है। ठीक है, तो ग्लास की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हम ये बात जानते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या अलग अलग रंग, अलग अलग कलर का स्पीड अलग अलग होता है क्या क्लास के अंदर? तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। हम ये जानते हैं रिलेशन a + b/λ² + c/λ⁴। इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहा जाता है? तो इस रिलेशन को कॉची रिलेशन कहा जाता है। कॉची रिलेशन ये बताता है a b c कांस्टेंट है जो मीडियम पे, टेम्परेचर पे, इन बातों पे डिपेंड करते हैं। कॉची रिलेशन का और सिंप्लीफाइड फॉर्म बोला जाए तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कहा जाता है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म बोला जाए तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कहलाता है। मतलब अगर हम बात करें विबग्योर VIBG YO और R पैटर्न की, वॉयलेट रेड, सो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, येलो कलर का वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये बात आपको बताना चाहूंगा। वॉयलेट 4000, येलो 5500, रेड 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बात ऐसी है कि भाई जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। रेड और वॉयलेट को कंपैरिजन करने पर म्यू आर और म्यू देखेंगे
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए बड़ा नजर आएगा? वायलेट के लिए बड़ा होगा और रेड के लिए छोटा होगा। अब आप और हम ये बात जानते हैं क्या कि म्यू इक्वल टू सी बाई वी बताया था मैंने, तो वी इक्वल टू सी बाई म्यू कह सकते हैं हम। स्पीड फॉर रेड, स्पीड फॉर रेड, स्पीड फॉर वायलेट, स्पीड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट। अब मुझे खुद आप बताओ ध्यान से, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है? तो भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है? वायलेट का बड़ा है। किसका छोटा है? रेड का छोटा है। बड़ा किसका? वायलेट का। छोटा किसका? रेड का। बड़ा वायलेट का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसका स्पीड छोटा होगा। तो स्पीड ऑफ वायलेट कलर है स्पीड ऑफ रेड कलर। तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है उसका स्पीड छोटा होगा, तो इसका रेड कलर का स्पीड ज्यादा होगा और वायलेट कलर का स्पीड कम होगा। ये बात तो मैंने आपको 10.3 की बता दी। अच्छा 10.2 की बात भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर बता ही देता हूं, जब हम बोर्ड पर आ चुके हैं स्क्रीन से तो बात कर ही लेते हैं। भाई देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर आपने किसी लाइट रे को रख दिया या सोर्स को रख दिया तो जाने वाली लाइट रे कैसी होती है? प्लेन। और जब भी लाइट प्लेन जा रही होती है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे परपेंडिकुलर लोकस जो कहलाएगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा बच्चों, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट होगा। एक बात और, थोड़ा और देखते जाना, छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस। अभी नोटिस करते जाना बच्चों, एंगल सेम है पर आर्क लेंथ छोटा है, आर्क बड़ा होता जा रहा है, तो देखो इसका कर्व कम होता जा रहा है, कर्वेचर कम होता जा रहा है। कट वही करेगा, कर्वेचर कम होता जा रहा है। मतलब ये जो है ना, ये लीनियरनेस की तरफ बढ़ रहा है। देखो ये थोड़ा कम लीनियर है, कम लीनियर है, ज्यादा एंगल है, ज्यादा एंगल है, ये लीनियरनेस की तरफ बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस स्टार से सन के पास में जब लाइट आएगी, अर्थ के पास में जब आएगी, तो ये स्ट्रेटनेस बढ़ती जाएगी, बराबर है। तो आने वाला भले ही स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेकिन हमें वो मिलेगा तो वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह मिलेगा। किसकी तरह मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट की तरह मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 10.4, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और 10.4 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10.4, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर separated by 0.28 millimeter. Screen is placed at 1.4 meter away. Distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सपेरिमेंट में कितनी यूज होगी। देखो चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पे शो करके बता दूं, ये बात बताऊंगा आखिरी में, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में जो बताया गया था वो यहाँ पर अवेलेबल है भी सही, पर मैं चाहूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व कर लें और बोर्ड पे सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वापस एक बार स्क्रीन पे चल के देख लेंगे, समराइज कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख ही लो साथ में, 10.4 10.5 दोनों साथ में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो, जबकि लैम्डा इंटेंसिटी होने पर पाथ डिफरेंस होने पर वेवलेंथ, वहां पर इंटेंसिटी के दे रखी है। तो चलते हैं दोनों क्वेश्चन को सीखते हैं, समझते हैं और वापस समराइज करेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन 10.4, उसमें क्या किया मैंने, उसमें गिवन है पहला सोर्स S1 S2 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट की डिस्टेंस D 0.28 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितना होता है तो 10 to the power -3 मीटर होता है, 0.2 10 to the power -3। सेंटीमीटर को चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं 10 to the power -2 मीटर के टर्म में। अब आगे देखिए D यहां पर दे रखा है, पॉइंट P है, यहां से लाइट पहुंची, यहां से लाइट पहुंची, इंटरफेरेंस फिनोमेना हुआ। इंटरफेरेंस हुआ, दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन आपको ब्राइट पोजीशन दे रखी कि पॉइंट पी पे क्या बना है, ब्राइट बना है। फोर्थ ब्राइट की पोजीशन Y4 आपको दे रखी है। हम जानते हैं जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो ब्राइट जो बनता है वो दिया जाता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये दे रखा है आपको 1.2 सेंटीमीटर, एन फोर्थ है, लैम्डा निकालना है, कैपिटल डी की वैल्यू हमें गिवन है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। अच्छा स्मॉल डी डिवाइड बाय 0.28 10 to the power -3 मीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर -2 कर देता हूं, -3 इधर भेज देता हूं, 4 लैम्डा 1.4 था तो 14 कर दिया, 28 कर दिया, यहां पर ऊपर 100 हो गया, नीचे 10 हो गया। सॉल्व करते समय देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाता है आपके पास में, ठीक है ना, तो 2 जा 4, ये हो गया आपके पास में, अब 20 हो गया, तो 1.2 इंटू 10 to the power -5
इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइड बाय 2, ये लैम्डा आ चुका है। 0.6 10 टू द पावर -6 लैम्डा, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 लैम्डा, क्योंकि 6/10 करेंगे ऊपर जाएगा 600। 100 मैं क्या करता हूं अपनी मर्जी से 10 टू द पावर 2 डिवाइड 10 टू द पावर 2 करता हूं, -7 करता हूं, तो ये मैं लिख सकता हूं 600 10 टू द पावर -9, 600 10 टू द पावर -9 लिखा। अब थोड़ा सा बोर्ड पर ऊपर की तरफ सॉल्व करना होगा तो यहां पे कर देता हूं सॉल्व। लैम्डा आ चुका है 600, 10 टू द पावर -9 को नैनोमीटर लिखते हैं। कई बार किताबों में 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, आप चाहें तो लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बिकम 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10.4 हो गया। अब 10.5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट 10.5 क्वेश्चन। 10.5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज गिवन। सो भाई 10.5 क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.5, YDSC, ये S1, ये S2, यहां से यहां तक पॉइंट P, ये सेपरेशन कैपिटल D, ये सेपरेशन स्मॉल d। आपको एक पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा गिवन है, जहां इंटेंसिटी की वैल्यू K गिवन है। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा वहां इंटेंसिटी K गिवन है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दो तरह से समझाए जाते हैं। YDSC दो तरह से स्टडी किया जाता है। एक तो यह कि S1 एंड S2 का साइज और स्लिट विड्थ इक्वल हो, एक तरीका यह होता है। अच्छा, स्लिट विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना। स्लिट विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना। दूसरा कि S1 S2 की साइड्स अलग अलग हो, डिफरेंट साइज ऑफ S1 एंड S2, मतलब यहां इंटेंसिटी ऑफ S1 एंड इंटेंसिटी ऑफ S2 दोनों इक्वल नहीं है, जबकि इस केस में इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, जब ऐसा होता है तो इंटेंसिटी निकालने का रिजल्टेंट का फॉर्मूला I1 प्लस I2 2√I1 √I2 cos phi होता है। और जब इक्वल विड्थ होती है, इक्वल साइज होती है, दोनों सोर्स की विड्थ होल इक्वल होते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। कितना होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। I0 होता है इंटेंसिटी ऑफ S1 S2, इंडिविजुअल इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। तो अब यहां पर कुछ नहीं कहा गया है, तो हमें ये वाला केस मानना है कि S1 S2 की स्लिट विड्थ इक्वल है, कह लीजिए इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है। इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है तो हमें ये वाला फॉर्मूला साथ साथ में ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आप सीधा यूज कर पाएंगे 4I0 cos स्क्वायर 5/2। एनसीईआरटी के पेजेस पे आपको मिलेगा, ये है ना, ये डिस्कशन हुआ है एनसीईआरटी में। फेज डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें फाई चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, तो है ना। IR की वैल्यू दे रखी है। हम ये भी जानते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस। वापस सुनना, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इनिशियल, देखो ध्यान से, इनिशियल फेज डिफरेंस निकालना हो 2π/λ, इनिशियल पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कैंसल 2π, डेल्टा फाई इक्वल टू लैम्डा आपके पास आया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ जाता है, 4I0 cos स्क्वायर, अच्छा लैम्डा 2π आएगा यहां पर, 2π/2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बिकम 4I0, 2 से 2 कैंसिल, cos π, cos स्क्वायर π। और आपको ना पता हो तो सुन लीजिएगा ध्यान से, cos p π का फॉर्मूला -1 की पावर p होता है। so, जैसे कि यहां पे cos π आया 1 इंटू π, तो -1 की पावर 1 आता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 -1 का स्क्वायर, आंसर 4I0 आता है। मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहां की रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR हमने निकाली और वो K दे रखी है। मतलब यहां से I0 की वैल्यू कितने निकल कर आ गई, हमने जो निकाली 4I0,
वो क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, जो गिवन है उसके हिसाब से आई नॉट की वैल्यू के बाय 4 आ गई। इट मींस हमें ये मिल गया यहां पर इंटेंसिटी के बाय 4, आई नॉट की वैल्यू के बाय 4 हम कह देते हैं। लेट अस राइट आई नॉट इक्वल टू के बाय 4। नाउ इफ द फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमें बोला है कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो तो वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। सो वहां के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पाथ डिफरेंस गिवन है, इंटेंसिटी निकालना है तो हमें फाई चाहिए, फाई चाहिए तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स मतलब कितना, लैम्डा बाय 3, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 तो डेल्टा फाई आ गया 2 पाई बाय 3। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट आई आर डैश कह देता हूं मैं, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाय 2, फाई कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आई आर डैश 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री मतलब 1 बाय 2, 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, सो 1 बाय 4 तो 4 आई नॉट इंटू 1 बाय 4 आता है, दैट मीन्स आई नॉट निकल कर आता है आई आर डैश इक्वल टू आई नॉट, और हमने आई नॉट की वैल्यू बोली कितनी आती है, के बाय 4 आती है। मतलब जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था वहां इंटेंसिटी के थी, तो जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है वहां इंटेंसिटी के बाय 4 होगी, के बाय 4 होगी, के बाय 3 नहीं है। नहीं तो कई बच्चे करते हैं लैम्डा बाय 3 मतलब के बाय 3 आंसर, ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला हुआ है। देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे हमने 10.4 क्वेश्चन को देखा, वहां पर क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार वापस समराइज कर लेते हैं कि स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 मिलीमीटर है, डी 1.4 है। सेंटीमीटर को चेंज करना चाहो -2 मीटर में चेंज कर लो, nth ब्राइट की पोजीशन एंड लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है। वैल्यू पुटअप करनी है, 600 नैनोमीटर आंसर इसका मिलता है। वापस देखो मैंने जो बताया वो कुछ अलग तरीके से था, यहां पर कुछ बताया अलग तरीके से। तो देखो यहां पर क्या है, अभी बोला मैंने नेट इंटेंसिटी I1 I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos पाई होती है। अब यहां बोला नहीं गया था, मैंने कहा था आपसे कि दो बातें होती है, I1 I2 या तो इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं। जब ना कहा जाए तो इक्वल लेना होता है, तो यहां पर I1 I2 जब इक्वल लिया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सॉल्व करने पर 2I cos पाई आती है। नाउ फेज डिफरेंस फर्स्ट केस में निकाला, तो फेज डिफरेंस फर्स्ट केस में आप जानते हो ये डेल्टा फाई की, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा थी, तो लैम्डा पुटअप करने पर डेल्टा फाई 2 पाई आया, 2 पाई आया तो देखो क्या आया, cos 2 पाई आया। cos 2 पाई कितना होता है, +1 होता है, +1 होता है तो ये 2i प्लस ये 2i कितना आया, 4i आया। सो k की वैल्यू 4i आ गई। अब जब फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पाई बाय 3 दे रखा है, लैम्डा बाय 3 दे रखा है, तो लैम्डा बाय 3 देने पर 2 पाई बाय 3 आ गया, 2 पाई बाय 3 रखा cos 60 डिग्री आ गया, cos 60 डिग्री नहीं cos sin 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री बात एक ही है। तो इस तरह सॉल्व करने पर आंसर निकल कर आता है इस तरह से k बाय 4। तो ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उस तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब 10.6 क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है बच्चों, इस क्वेश्चन में करेक्शन है। देखो बताता हूँ क्वेश्चन, पढ़ने के बाद बताऊंगा करेक्शन क्या है। उसके बाद ये भी यंग डबल स्लिट का है। तो यंग डबल स्लिट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए, देखते हैं हम लोग। देखो यहां पर पहले 10.6 में कहा गया है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए क्या यूज किया गया है, 2 लाइट यूज की गई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 650 नैनोमीटर। और एक और बात पूछी गई है, आपको कुछ नहीं करना है भैया, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। एक ये बात थोड़ी सी इसमें सीखने लायक बात है, जो नई बात है आपके लिए, नई इंफॉर्मेशन है। और यहां पर मिसिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, मिसिंग है। यहां पर मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन में मिसिंग है, यहां डेटा मिसिंग है, यहां स्मॉल डी और कैपिटल डी गिवन नहीं है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, कैपिटल डी 1.2 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों बातें सीखते हैं। और कोइंसाइड करेगी तब क्या कंडीशन होगी, तो कोइंसाइड वाली कंडीशन थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से बोला जा रहा है। इसमें तो कोई बात नहीं है ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट का जो फॉर्मूला होता है ना,
वो ये दिया जाता है वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में एन है नंबर ऑफ ब्राइट, जैसे वहां थर्ड ब्राइट बोला मैं, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, लैम्डा वेवलेंथ, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है स्लिट विड्थ। स्मॉल डी क्या है बच्चों, स्लिट विड्थ है। अब देखो यहां पर थर्ड ब्राइट बोला है, एन की वैल्यू 3, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो यहां कैपिटल डी कितना गिवन है 1.2 मीटर गिवन है, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है। अच्छा मिलीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 650, 10 टू द पावर -3, ये देखो लैम्डा नैनोमीटर में था, ये देखो क्या पर नैनोमीटर, नैनोमीटर -9 कैपिटल डी 1.2 मीटर में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहां देख सकते हैं आप लोग, यहां पर आपको -3 लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं 1.17 मिलीमीटर निकल कर आता है। अब उसने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, सेंटर से सेंट्रल मैक्सिमा से वो डिस्टेंस बताना है जहां से दोनों वेवलेंथ, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा से वो पोजीशन बताना है जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, दोनों वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेगी। ये बात थोड़ा समझना बेटा, हम ऐसा मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस पर सेंटर से क्या करता है, ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड होती है। अब लेट n1 बी द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, हम ऐसा मानते हैं कि भाई n1 ब्राइट फ्रिंज बनी होगी है ना लैम्डा 1 की, और n2 ब्राइट फ्रिंज बनी होगी किसकी, लैम्डा 2 की। तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू कितना आता है, y इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय b1 n2 मल्टीप्लाई बाय b2, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D स्मॉल d, n2 लैम्डा d कैपिटल D लैम्डा 2 स्मॉल d। इससे याद आता रिलेशन n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। देखिए ये रिलेशन आया, इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बात है, इसको एज ए रूल बना के हमेशा लर्न करना। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पर बात ये समझ में आती है। बात ये है, फर्स्ट पोजीशन कोइंसाइड द nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन विल कोइंसाइड विथ n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज ऑफ अदर। मतलब अगर किसी की थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी तो नेक्स्ट वेवलेंथ की फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी कोइंसाइड करने वाली। मान लो किसी की सेकंड होगी तो नेक्स्ट वाले की थर्ड होगी। तो मान लो मैंने एक का n1 n माना और n2 क्या आएगा n+1 लेंगे। अब इसमें भी ये बात कब वैलिड होती है, ध्यान से सुनना। दो वेवलेंथ हमारे पास है, दो वेवलेंथ में कौन कौन से वेवलेंथ चेक करो, एक वेवलेंथ 650 एक 520 है। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं क्या बड़ा है क्या छोटा है, क्या बड़ा है क्या छोटा देख पा रहे हैं। तो हम जो देख पा रहे हैं उसके मुताबिक मैं बोर्ड पे भी एक बार आपसे डिस्कस जरूर करूंगा कि भाई लैम्डा 1 बड़ा है, लैम्डा 1 बड़ा है, लैम्डा 2 छोटा है। इसका मतलब ये निकला, यहां पे देखना बच्चों फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये b1 है, लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये b1 है, लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, ये वाला फैक्टर में लैम्डा 1 फैक्टर के बारे में बात देखो। अब यहां नोटिस ये करना, देखो क्या बात बोल रहा हूं मैं, अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 से छोटा है तो लैम्डा 2 देखो यहां से निकाल लो। मैं ये बात बोर्ड पे चल के डिस्कस कर देता हूं आप लोगों को, है ना, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो स्क्रीन से बोर्ड पे शिफ्ट होऊंगा तब ये बात समझ में आ जाएगी। तो उससे क्या लेंगे हम, n2 को नेक्स्ट वाली फ्रिंज लेंगे, नेक्स्ट वाली फ्रिंज लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या ये करेंगे n1 लैम्डा 1 नेक्स्ट वाले को लिया n1 प्लस 1 लैम्डा 2, दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर n1 की वैल्यू 4 निकल कर आएगी, n1 4 आ गया तो n1 की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू बीटा 1, ये इस तरह से वैल्यू निकालने पर 1.56 मिलीमीटर निकल कर आएगी। मतलब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर कोइंसाइड विद द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वेवलेंथ ऑफ 650 नैनोमीटर। मैं बात बोर्ड पे बता भी देता हूं बेटा ताकि और बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आए। देखो बच्चों आपसे बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि पहला वेवलेंथ है 650, दूसरा वेवलेंथ है 520। तो कौन सा ऐसा पोजीशन होगा, मान लेते हैं सेंटर से y होगा, सेंटर से जहां पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के मतलब 650 के नैनोमीटर और साथ साथ 650 के बाद 520 नैनोमीटर के दोनों कौन से फ्रिंज मिलने चाहिए, ब्राइट मिलने चाहिए, बराबर। अब थोड़ा बात समझने पे ध्यान देना।
भाई पहले वाले की फ्रिंज विड्थ लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसकी बीटा 1 फ्रिंज विड्थ मान लेता हूं, इसकी बीटा फ्रिंज 2 मान लेता हूं, ठीक है। आप समझना बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बीटा 2 इक्वल टू देखो कितना है लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, थोड़ा समझने पे ध्यान देना, बीटा 1 अपॉन बीटा 2, ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकल कर आता है। अब थोड़ा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, 650 520 में से बड़ा कौन? तो 650 बड़ा, 520 छोटा, लैम्डा 1 बड़ा, लैम्डा 2 छोटा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, बीटा 1 बड़ा आया छोटे से बीटा 2। मतलब क्या हुआ पता है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले वाले रंग का जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो बड़ा बनेगा, दूसरे वाले का छोटा बनेगा। मतलब ये हुआ, मान लो पहला वाला कलर लेता हूं लैम्डा 1, उसका सेंट्रल ब्राइट, उसका सेंट्रल डार्क, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये मान लो बड़ा है, समझाना आसान होगा आप लोगों के लिए। ये बड़ा है पहला कलर, फिर दूसरा कलर, ये मैं बीटा 1 की फ्रिंज विड्थ बता रहा हूं। बताइए फ्रिंज विड्थ, अब देखो फर्क क्या पड़ा। फर्क ये है अगर सेम पैटर्न पर लैम्डा 2 बनाया जाता, क्या बनाया जाता? लैम्डा 2, मान लो पैटर्न वही है, लैम्डा 2 बनता। मैं क्या करता हूं, लैम्डा 1 वाले को ब्लैक से बता रहा हूं, लैम्डा 2 वाले को मैं किससे बता रहा हूं? ब्लू से बता रहा हूं, है ना। लैम्डा 2 वाले को मैं किससे बता रहा हूं? ब्लू से बता रहा हूं, समझने पे ध्यान देना। इसका थोड़ा सा सेंट्रल छोटा, इसके पास ये बन गया छोटी बिट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अच्छा क्या समझने को मिल रहा है? समझने को क्या मिल रहा है आप लोगों को? सेंट्रल ब्राइट दोनों का है, लेकिन जब तक ये एक फ्रिंज विड्थ कवर कर रहा है तब तक इसकी एक डार्क आधी से एक हाफ पोर्शन व्हाइट और कुछ डार्क फिर से आ चुका है। मतलब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब क्या होगा पता है? मतलब ये होगा कि इसकी ज्यादा फ्रिंज बैठेगी, इसकी कम फ्रिंज बैठेगी। सेम पोजीशन पर जाकर अगर दोनों की कहीं वैल्यू सेम आ गई है ना, कोइंसाइड करके मतलब मिल गई, तो इसकी ज्यादा फ्रिंज होगी, इसकी कम होगी। मीनिंग ये निकला बच्चों, मीनिंग ये निकला कि जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसका फ्रिंज विड्थ बड़ा है। भाई जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसका फ्रिंज विड्थ बड़ा है, तो उसका फ्रिंज विड्थ अगर बड़ा होगा तो उसके नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो कम आएंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो कॉन्साइड किया, nth ब्राइट कॉन्साइड किया या y पोजीशन पे कॉन्साइड किया। पहले वाले का n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दूसरे वाले का कॉन्साइड कौन सा किया? n2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अब देखना ध्यान से, अभी बताया मैंने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या बताई? 650 नैनोमीटर। इसकी वैल्यू क्या बताई? 520 नैनोमीटर। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 जब दे रखा है तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, या n2 अपॉन n1 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ग्रेटर देन 1। सो n2 ग्रेटर देन n1, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपसे बोर्ड पे कहा, इसकी ब्राइट फ्रिंजेस n1 थी और ब्लू वाले की ब्राइट फ्रिंजेस क्या थी? n2 थी। इसकी ब्राइट फ्रिंजेस क्या थी? n1। इसकी क्या थी? n2। तो ज्यादा फ्रिंजेस किसकी आ रही है? n2 आ रही है। छोटी किसकी आ रही है? n1 आ रही है। ज्यादा किसकी आ रही है? n2 आ रही है। मतलब जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसकी फ्रिंजेस ज्यादा होगी। अब इसको ऐसा भी कह सकते हो, भाई इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो डेफिनेटली अगर ये बड़ा है तो इसे छोटा होना पड़ेगा, ये छोटा है तो इसे बड़ा होना पड़ेगा। मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा, समझना ध्यान से। लैम्डा 1 बड़ा है तो n1 छोटा होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। लैम्डा 2 छोटा है तो n2 को बड़ा होना पड़ेगा, तो हम कहेंगे n2 ग्रेटर देन n1, ऐसा कहा जा सकता है। सो ये बात मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है
कि जब कोइंसाइड करने वाली बात आती है तो जिसका मान लो λ1 वाले का मान लो सेकंड फ्रिंज कोइंसाइड किया तो वो किससे करेगा कोइंसाइड? नेक्स्ट वाले से. सेकंड ब्राइट फ्रिंज विल कोइंसाइड विथ नेक्स्ट थर्ड ब्राइट फ्रिंज. मान लो अगर थर्ड ब्राइट फ्रिंज जो कोइंसाइड किया λ1 का तो वो किसके ब्राइट फ्रिंज से, कौन से नंबर के ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगा? फोर्थ नंबर से. तो भाई मैं मान लेता हूं n1 कितना है n, तो n2 कितना मानना पड़ेगा? छोटे वाले को मैंने n मान लिया तो n2 मानना पड़ेगा n+1. n2 क्या मानना पड़ेगा? n+1. चलिए तो यहां पर रख देते हैं इस वैल्यू को. n1 इक्वल टू ले लेते हैं n, तो n2 इक्वल टू कितना ले लेंगे? n+1. चलिए ले लेते हैं n λ1 n+1 λ2. n λ1 इक्वल टू n λ2 प्लस λ2. मुझे निकालना क्या है? मुझे n की वैल्यू निकालनी है. n λ1 माइनस λ2 इक्वल टू λ2. n इक्वल टू आ गया λ2 अपॉन कितना? λ1 माइनस λ2. इसे ऐसा लिखा जा सकता है. n आ जाएगा. n आ गया तो पोजीशन निकाल लेंगे. पोजीशन कैसे निकालेंगे ये भी देख लो ध्यान से. पोजीशन निकालने का आसान तरीका, दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुटअप कर दो. y इक्वल टू n1. n1 को मैंने क्या माना है भाई? चलिए यहां से निकाल लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा आपके पास में. n1 को मैंने n माना है. सो y इक्वल टू n1 को n माना है λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. n कितना आ गया चेक करो. n आ गया λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1 माइनस λ2 λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. चलिए ये वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालते हैं. सो y विल बिकम λ1 λ2 λ1 माइनस λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. 650 इंटू 520 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 9 कैपिटल D कितना? 1.2 डिवाइड बाय λ1 माइनस λ2. 650 माइनस 520 इंटू स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसे ऐसा लिखा जा सकता है. सो हर जगह से यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुए, इसमें से एक 1.2 वाला पोर्शन चला गया, इसमें से -8 लिख देंगे. 65 इंटू 52 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 5 6 0 130. 2 से तो वो कैंसिल कर दिया, तो ये ऊपर चला गया. अब हमारे पास में 6 है प्लस 1 तो ये आ जाएगा आपके पास में -6 13 5. इससे क्या फर्क पड़ा? 250 और 10 260. 260 मल्टीप्लाई बाय 6 10 टू द पावर माइनस 15. 26 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 14. 120 36 156 156 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 14 मीटर है ना. 156 इंटू 10. देखिए यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है. करेक्शन ये है, यहाँ पर हमने 650 नैनोमीटर माइनस 520 नैनोमीटर, तो नीचे 10 टू द पावर माइनस 9 भी आने वाला है. 1 नैनोमीटर कैंसिल होगा, तो इस तरह से +9 इधर हो जाएगा, +9 इधर हो जाएगा, 9 और 6 9 5 14 5 इधर आ जाएगा. 1.56 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर ऐसा लिखा जा सकता है. तो 1.56 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं आएगा, ये -3 आएगा बच्चों, -3 मीटर. तो 1.56 नैनोमीटर मिलीमीटर. मतलब मेरी तरफ से क्या सॉल्व करते समय बात चीज रह गई थी, ये रह गई थी कि भाई ये नैनोमीटर में है, ये भी नैनोमीटर में है, ये भी नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में. तो नैनोमीटर माइनस नैनोमीटर नैनोमीटर होना चाहिए था. तो यहाँ मिलीमीटर तो चेंज कर दिया, लेकिन 10 टू द पावर माइनस 9 नहीं लिखा था, तो यहाँ -9 लिखने की जरूरत थी. तो इस तरह से सॉल्यूशन निकलने वाला है. उम्मीद करता हूं बात आपको पूरी तरह समझ में आएगी. चलिए स्क्रीन की तरफ आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10.7 में क्या कहा गया है. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 0.2 ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर. 600 नैनोमीटर. What will be the angular width of the fringe if the entire fringe
एक्सपेरिमेंटल apparatus is immersed in the water. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेना है। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 10.7 और 10.7 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा, उसके बाद 10.8 पे हम बात करेंगे, उसके बाद 10.9 देखेंगे। चलिए ये भी देख लीजिए, साथ में बात कर लेंगे। 10.6 10.7 आपके पास में हो चुका है ना, 10.7 चर्चा करूंगा मैं। 10.7 के बाद 10.8 जिसमें कहा गया है कि ब्रूस्टर एंगल एयर से ग्लास ट्रांजिशन के लिए क्या होगा जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो हम जानते हैं ब्रूस्टर एंगल म्यू इक्वल टू 10 IP, एयर से ग्लास 10 IP 1.5, सो IP इक्वल टू 10 इनवर्स 1.5 और 10 इनवर्स 1.5 56.3 डिग्री होता है। 10.9 लाइट की वेवलेंथ दे रखी 5000 एंगस्ट्रॉम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट की क्या होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से नॉर्मल हो जाए। मतलब क्या, आने वाली रे और जाने वाली रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये हमको बताना है। तो देखो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, लेकिन लाइट टकरा के वापस लौट जाती है, लाइट टकरा के वापस लौट जाती है, तो फिर तो ना तो स्पीड चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है। तो बोला इन द रिफ्लेक्टेड लाइट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एज द इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो c इक्वल टू f लैम्डा या f इक्वल टू c बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁻8 लैम्डा, 5 × 10⁻⁻7 क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब -10, सॉल्व करने पे 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आएगा। अब नॉर्मल वाली कंडीशन जो है देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल ये रहा, तो नॉर्मल के साथ I, नॉर्मल के साथ R, सो I प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, I प्लस R शुड बी 90 डिग्री, तो ये I प्लस R की वैल्यू 90 होना चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हम जानते हैं, है ना, सो I प्लस I 2I 90 डिग्री, तो I कितना होना चाहिए 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम बोर्ड पर डिस्कस करते हैं कि फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा अगर उससे सेपरेटस को वाटर में डिप कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, S1 S2 स्क्रीन सोर्स स्लिट विड्थ दोनों के बीच का कोई पॉइंट P जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हुआ, यहां से यहां तक लाइट गई, ठीक है, ऐसे जाएगी लाइट, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ बनेगी, फ्रिंज बनेगा। अब यहां पे सेंटर वाली जो फ्रिंज बनी ये मान लेते हैं ब्राइट बनी, उसके पास वाला फिर से डार्क, फिर ये वाला पोर्शन डार्क, फिर ये वापस से एक बार आपके पास में डार्क पोर्शन। अच्छा एंगुलर फ्रिंज विड्थ समझ जाओ थोड़ा सा, यहां से मैंने ज्वाइन किया, इसके सेंटर ब्राइट के सेंटर से ब्राइट का सेंटर बना लो तो बना एंगल थीटा, यहां से यहां तक दोनों के बीच का डिस्टेंस बीटा और ये डिस्टेंस डी, सो एंगल इक्वल टू कितना आया आर्क अपॉन रेडियस, ये आ गया एयर के अंदर, तो फ्रिंज विड्थ आ गई एयर के अंदर, ठीक है। अब मान लो ये से वाटर में डिप कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी वाटर के अंदर, कैपिटल डी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब क्या फर्क पड़ेगा, सो वाटर डिवाइड बाय एयर निकालने जाओगे कैंसिलेशन होगी, फ्रिंज विड्थ ऑन वाटर फ्रिंज विड्थ इन एयर, फर्क क्या पड़ने वाला है, लैम्डा इन वाटर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा इन एयर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैंसिलेशन हुआ, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा एयर। अब हम ये बात जानते हैं जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा एयर से वाटर में जाती है, लैम्डा एयर से वाटर में, सो ए म्यू डब्ल्यू, जिसे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए भी लिखा जाता है, म्यू ए मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सो हम ये कह सकते हैं इसे म्यू डब्ल्यू अपॉन 1 भी लिखा जा सकता है, तो लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा ए की वैल्यू 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू कहला सकती है, क्या कहला सकती है 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। अच्छा जैसे ही 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू आई तो हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे यहां पे नोटिस करना, थीटा डब्ल्यू अपॉन थीटा एयर, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा एयर 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। एयर में जो भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी उसको हम डिवाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से,
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे मतलब डिक्रीमेंट आएगा। तो भाई यहां पर एयर में कितना है 0.2, 4/3, 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आ जाता है आपके पास में 0. कितना आ गया, हम कह सकते हैं 0.6 डिवाइड बाय 4, 0. आपके पास में पहले था 0.2 है ना, 0.15। तो मतलब अगर आप वाटर में डिप करते हो एपरेटस को, तो वाटर में डिप करने पर फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है और फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू निकल कर आ रही है 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री। मतलब अगर फ्रिंज विड्थ पूछा जाए, लीनियर फ्रिंज विड्थ वाटर में या मीडियम में, सो एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसा कर देते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मीडियम में पूछी जाए, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब कुल मिला के फ्रिंज विड्थ में कमी आ जाएगी, डिक्रीमेंट आ जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये वाला टॉपिक देखो हम यहां पे पढ़ेंगे। ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूं इसका कारण देखो, ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 10.10 का क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। एक इस क्वेश्चन में, उसके बाद एक इस क्वेश्चन में, क्या आंसर द फॉलोइंग 10.117 के डी वाले पार्ट में। यहां पर भी ये बात जरूरत पड़ेगी बेटा, नहीं एक मिनट रुकिएगा, ये यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पढ़ने वाली है 10.18 क्वेश्चन में एडिशनल एक्सरसाइज के। ये डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हमें पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। टॉपिक हल्का सा देख लेते हैं, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये टॉपिक। आपको अगर किसी को लगता है कि टॉपिक और डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल क्वेश्चन है, वीडियोस अवेलेबल है। द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स बोला गया। देखो जब डिफ्रैक्शन पैटर्न में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे आती है और किसी अपर्चर पे टकराती है, तो टकराते समय क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यह बन सकती है कि इसका अपर्चर का साइज और वेवलेंथ, तो अपर्चर बड़ा वेवलेंथ छोटा, अपर्चर बड़ा वेवलेंथ छोटा, डायरेक्ट निकल जाएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका साइज लगभग बराबर है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। इसका साइज एग्जैक्टली बराबर है, तब भी स्क्रीन पे होगा, पर पूरी स्क्रीन ब्राइट नजर आएगी। और ये वाला साइज बहुत बड़ा है, वेवलेंथ बहुत बड़ा है, और ये बहुत छोटा है, तब भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहले बात ही बता देता हूं। An aperture or slit or hole of the size of illuminated by the parallel beam of the refracted light into angle approximately lambda upon a. This is also called angular size of the bright central maximum in the traveling distance z. The diffracted beam therefore acquire a width of z lambda upon a due to diffraction, जो कि मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। It is interesting to ask at what value of z spreading due to the diffraction becomes comparable to the size of aperture. Thus, we approximately equate ZA with A. अच्छा, ये जो बात है ना, ये बात क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज अ रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर ऑफ 3 मिलीमीटर वाइड एंड द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। मतलब वापस से मैंने क्या बोला भाई, आ कौन रहा है, ट्रेवल कौन कर रहा है, वेवलेंथ कर रही है, वेव कर रही है, वेवलेंथ हो रहा है, किससे टकरा रहा है, अपर्चर से टकरा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपर्चर का साइज और वेवलेंथ का साइज, अगर अपर्चर बड़ा वेवलेंथ छोटा, अपर्चर बड़ा वेवलेंथ छोटा, तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट नहीं होंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा। अपर्चर और वेवलेंथ लगभग बराबर, डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिडरेबल होंगे, लगभग बराबर डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिडरेबल होंगे, एग्जैक्टली बराबर तो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होंगे। तो ये पूछ रहा है कि स्क्रीन और सोर्स के बीच का क्या डिस्टेंस ऐसा हो जिससे कि वेव लेंथ जो गिवन है और अपर्चर जो गिवन है उसके लिए वेव ऑप्टिक्स मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न के प्लेस पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ज्यादा बेहतर हो। तो देखो यहां पर क्या बोला जाता है, Z इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इसे डिफाइन किया जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस
कौन सी डिस्टेंस कहा जाता है? फ्रेजनल डिस्टेंस कहा जाता है ZF इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। देखो यहां पर ZX अपर्चर का स्क्वायर अपॉन लैम्डा, अपर्चर 3 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 5 × 10⁻⁷। सॉल्व करने पर 18 मीटर आता है। तो ये एग्जांपल शो करता है कि इवन विद द स्मॉल अपर्चर डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर द रेज ऑफ मेनी मीटर इन लेंथ, thus the ray optics is valid in the many common situation। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, by this example show that the even with a small aperture, छोटा अपर्चर भी हुआ, और छोटा अपर्चर देख लो अपर्चर का साइज कितना है, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। इतने छोटे साइज के लिए भी डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब मिलीमीटर पिन होल भी हुआ तो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है, तब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही ऑब्जर्व होता है। आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज द गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ZF निकाल लेते हैं। ZF की वैल्यू देखो, ZF ये DF नहीं है, ZF है a स्क्वायर अपॉन लैम्डा 4 मिलीमीटर 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 400 नैनोमीटर -3 40 मीटर। मतलब फॉर द डिस्टेंस लेस देन 40 मीटर बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर 40 मीटर से कम हो तब भी रे ऑप्टिक्स जो होगा वो गुड अप्रोक्सीमेशन होगा इस डिस्टेंस के लिए, और स्प्रेडिंग मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर से कम हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स मान के डील कर लो, वेव ऑप्टिक्स मानने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो। एक जैसे क्वेश्चन इसलिए साथ बता दे रहा हूं, समझ में भी आ जाएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, 10.18 क्वेश्चन बोला हुआ है। टू टावर ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, टू हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट, 40 किलोमीटर की दूरी पर दो टावर है। द लाइन ज्वाइनिंग देम पासेस 50 मीटर अबव द हाफ मिडवे बिटवीन द टावर्स। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स व्हिच कैन बी सेंट बिटवीन द टावर्स विदाउट एप्रिसिएबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट। बिना किसी एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट के हम भेज सकें। पहले डायग्राम देख लो, पहला टावर ये रहा, दूसरा टावर ये रहा, उन दोनों टावर के बीच में मिड में भाई ये जो भी डिस्टेंस होगी उसके एग्जैक्टली हाफ पर 50 मीटर नीचे ये जो गैप बन रहा है, यहां से आप एक टावर से दूसरे टावर तक क्या भेजना चाहते हैं? आप एक टावर से दूसरे टावर तक रेडियो वेव्स भेजना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं रेडियो वेव्स वेव्स है, पर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल होगा? तो वापस से जब भी हमें कैलकुलेट करना हो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रॉपर किसके तरह से कैलकुलेट होगा, तो फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव नॉट टू अकर, डिफ्रैक्शन को नेग्लिजिबल मानने के लिए द डिस्टेंस ऑफ मिडल हिल शुड बी लेस देन अ फ्रेसनल डिस्टेंस ऑफ विड्थ ऑफ 50 मीटर। मतलब क्या हुआ, मैं वापस से रिपीट करता हूं। हम चाहते हैं डिफ्रैक्शन इफेक्ट ना हो। डिफ्रैक्शन इफेक्ट ना हो मतलब क्या हो, जब रेडियो वेव यहां से गुजरे तो बेंड होकर इधर ना पहुंचे, है ना, इस वाले रीजन में बेंड होकर ना पहुंचे। यहां से गुजरते वक्त बेंडिंग ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि बेंड होकर इधर की तरफ पहुंच जाए, इधर की तरफ पहुंच जाए, इधर की तरफ पहुंच जाए, लॉसेस ना हो। जब हम चाहते हैं कि इधर की तरफ ना पहुंचे तो क्या करें? हम चाहते हैं ऐसा ना हो, मतलब ये जो 50 मीटर के डिस्टेंस है, ये 50 मीटर के डिस्टेंस, ये जो 50 मीटर के डिस्टेंस है ये DF होना चाहिए। ए स्क्वायर आपके, एक मिनट रुकेगा, DF सॉरी फॉर दैट, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये 50 मीटर के डिस्टेंस जो है ना, और ये 40 किलोमीटर आपके पास में डिस्टेंस दे रखा है, एक ट्रांसमिशन और एक रिसीवर दे रखा है, ठीक है। तो DF इक्वल टू देखो क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। अब हमने बोला डिस्टेंस की बात हम करें, मिड दे रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो मिड में कैसा है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। ये आधा कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। अब होगा क्या, यहां से ट्रेवल करके आएगा, यहां तक के डिस्टेंस के बारे में हमें सोचना है। 40 किलोमीटर डिस्टेंस सोच लिया, ये अपर्चर का साइज सोच लिया, अपर्चर का साइज ए दे रखा है आपके पास में 50, डी हो गया आपके पास में 20, तो लैम्डा क्या निकाला जा सकता है, चेक कर लीजिए। 40 डिवाइड बाय 2 इतना हो गया मीटर। ए स्क्वायर 50 इंटू 50 DF सॉल्व किया 12.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियो वेवलेंथ की वेवलेंथ 12.5 सेंटीमीटर जो सॉल्व कर रहे हैं आप,
विल बेंड ड्यू टू द हिल इन द मिडल ऑफ द टॉवर्स। इससे बड़ा होगा तो बेंड होगा, इससे बड़ा नहीं होगा तो बेंड नहीं होगा। तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो यहां से भेजी जा सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.11 में क्या दिया हुआ है, H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be restricted by the 15 Armstrong, is to be found to be red shifted by 15 Armstrong. Estimate the speed with which the star receding from the earth. Receding का मतलब स्टार जो है अर्थ से अवे जा रहा है, रेड शिफ्ट दे रखा है मतलब डेल्टा लैम्डा दे रखा है और लैम्डा गिवन है। आपको सिंपली ये बात हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी होता है। जब भी रिसीडिंग होता है तब नेगेटिव साइन लिया जाता है, जब भी रिसीडिंग होता है तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो डेल्टा लैम्डा वी लैम्डा अपॉन सी, हमें वी निकालना है तो सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। डेल्टा लैम्डा कितना है 15 एमस्ट्रॉन्ग है, एमस्ट्रॉन्ग को चेंज कर लेंगे, लैम्डा 6535 है 6563 एमस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पे नेगेटिव -6.86 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड आता है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, रिसेशन ऑफ द स्टार के रिसेशन के बारे में जानकारी देता है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया 10.14 में, लेट अस लिस्ट सम द फैक्टर which could possibly influence the speed of the wave propagation. Nature of the source, direction of the propagation, motion of the source or observer, wavelength, intensity of the wave. On which of these factor, if any, does the speed of light in vacuum depends? The speed of light in medium depends. तो देखो पहली बात तो क्या है, पहली बात तो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो इन वैक्यूम जो होती है वो ना तो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करती है, ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे डिपेंड करती है, ना रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है, ना वेवलेंथ पे करती है, ना इंटेंसिटी पे करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना तो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करती है, ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे करती है, ना डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन पे भी नहीं करती है, वेवलेंथ पे भी नहीं करती, इंटेंसिटी पे नहीं करती। तो देखो यहां पर speed of light in vacuum is independent of all the factor listed above. It is also independent of relative motion between the source and observer. Sound wave में पता क्या होता है, साउंड वेव में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है, साउंड वेव में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव मोशन पे करती है। यहां पे रिलेटिव मोशन पे करती ही नहीं है। आगे एक और बात देखो, द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम से ग्लास और वाटर डिपेंड्स, डेफिनेटली डिपेंड करती है, लेकिन किन किन बातों पे करती है तो देखो ध्यान से, वेवलेंथ पे करती है, ये तो पक्का पता है हम लोगों को। देखो डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऑल्दो इट स्पीड इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम प्रोपोगेशन, मीडियम प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टी से स्पीड डिटरमाइन की जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ एन आइसोट्रोपिक मीडिया। आइसोट्रोपिक मीडिया के लिए, आइसोट्रोपिक मीडिया के लिए दो तरह के मीडिया होते हैं, आइसोट्रोपिक, एनोसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब जिस सब डायरेक्शन में सेम, डायरेक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, तब स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होती है रिलेटिव मोशन से, बट लेकिन ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द मीडियम। अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जर्वर है और मीडियम के रेस्पेक्ट में मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो देखो वापस से देख लो एक बार, स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स रिलेटिव टू द मीडियम। जब सोर्स मीडियम के रिलेटिव मोशन कर रहा हो तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती, लेकिन ऑब्जर्वर जब मीडियम के रेस्पेक्ट में मोशन करता है तो उसके रेस्पेक्ट में ये डिपेंड कर सकती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, क्योंकि ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होना ही होना है। और इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी स्पीड ऑफ लाइट की मीडियम में कभी भी नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब देखो यहां पर इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 600 नैनोमीटर दे रखा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है 0.1 डिग्री, स्पेस बिटवीन द टू स्लिट्स बताना है। भाई एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा होता है, बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है, ऐसे लैम्डा अपॉन स्मॉल डी भी लिखा जाता है, डायरेक्टली इससे लिखा जाता है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी भी लिखा जाता है। अब देखो थीटा दे रखा है, यहां पर एक बात नोटिसेबल है कि ये डिग्री में जो होता है उसे हमें क्या करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम 0.1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये सॉल्व करने पे 6 × 10⁻, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी, इसको हमने डायरेक्ट पुटअप कर दिया यहां पर, ठीक है।
0.1 लिखा, उसको इसको में चेंज किया, 6 × 10⁻⁻7 सॉल्व करने पर, टोटल सॉल्व करने पर 3.44 10⁻⁻4 मीटर निकल कर आता है, 3.44। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे सीखने वाली बात है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, सो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये JEE मेंस 2014 या कह लीजिए JEE मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 14 नहीं है शायद, 19 या 18 का क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है ये, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था, 10.17। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज द अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो बच्चों ये वाली बात जब हम क्या कर रहे होते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल, तो वो क्या साइज और इंटेंसिटी को सेंट्रल पैटर्न पे कैसे अफेक्ट कर रही होती है, ये बात मैं चल के बोर्ड पे बताने वाला हूं। यहां पर इस आंसर को हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे, बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से आंसर को देखेंगे। इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी हो जाती है, और बहुत सारी बातों पर असर आता है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बोर्ड पे बताऊंगा मैं। In what way is the diffraction from each slit is related to the interference pattern in Young double slit experiment? देखो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, आपके पास में ये था एक, फिर से ये 2 सोर्स थे, ये आपके पास में स्क्रीन हुआ करती थी, यहां से लाइट रे ट्रेवल करके यहां पहुंची, यहां से लाइट रे ट्रेवल करके यहां पर पॉइंट पर पहुंची। अब होता कैसा पता है, ये पिन होल होते हैं मिलीमीटर के ऑर्डर के, कितने ऑर्डर के, मिलीमीटर के ऑर्डर के, और ये सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है। इसलिए जो मिलीमीटर के ऑर्डर के होते हैं, तो मैंने अभी बताया था 40 मीटर के आसपास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टेट करना ही प्रॉपर होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होते। फिर भी हम बात करते हैं, इन व्हाट वे द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट इज रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट से आने वाली वेव्स से हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होता है। S1 से ट्रेवल करके लाइट आती है, S2 से लाइट ट्रेवल करके आती है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। लेकिन हर स्लिट जो होती है, हर स्लिट की साइज छोटी होती है, अपर्चर छोटा होता है, तो ये हर स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न भी अपना जनरेट करती है। इसलिए जो इंटेंसिटी और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न की होती है, वो डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी से भी मॉडिफाइड होती है। मतलब S1 S2 का साइज छोटा होने के कारण अगर इतना छोटा हो कि वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाए, तब डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, किया जाता है। और जो मिलने वाला इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ये जो होता है, इसको अफेक्ट कौन करता है, इसको अफेक्ट उनके छोटे साइज के डिफ्रैक्शन पैटर्न भी करते हैं। आगे देखिए, when a small circular obstacle is placed in the path of a distant source, bright spot is seen at the center of shadow of the obstacle. Why? तो सिंपल सी बात है कि स्मॉल ऑब्स्टेकल को अगर आपने सर्कुलर ऑब्स्टेकल को रख दिया जिसका साइज लैम्डा के बराबर है या जिसका साइज लैम्डा से छोटा है, कंपैरेबल साइज हो, तब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है। वेव्स फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स आर डिफ्रैक्टेड बाय द एजेस ऑफ द circular obstacle, hence the wave superimposed constructively at the center obstacle, shadow producing the bright spot. इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है और सेंटर पे ब्राइट मिलता है हम लोगों को। अब ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन किस सेंस में देखिएगा, 2 स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय 7 मीटर पार्टीशन विद द वॉल 10 मीटर हाई रूम। एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, और ये रही आपके पास में 7 मीटर की दीवार। यहां नोटिस करना, मैं 7 मीटर की वॉल बता रहा हूं। अब होता ऐसा है कि 7 मीटर की जो वॉल है आपके पास में, ये जो वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है, ये 10 मीटर की आपकी इसकी हाइट दे रखी है, जहां जिस घर के अंदर है। अब देखो क्या बोला हुआ है, इफ बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल, हाउ इज द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सी ईच अदर इवन दो दे कैन कन्वर्स इजीली। तो हम ये बात जानते हैं कि जितना बड़ा वेवलेंथ उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन, जितना बड़ा वेवलेंथ उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन। साउंड और लाइट में से ज्यादा किसका वेवलेंथ है, साउंड और लाइट में से ज्यादा वेवलेंथ है साउंड का, कम किसका है लाइट का। तो ज्यादा बैंड कौन हो जाएगा, साउंड, कम कौन होगा, लाइट। तो डिफ्रैक्शन ज्यादा किसका ऑब्जर्व होगा, साउंड का, कम किसका ऑब्जर्व होगा, कम ऑब्जर्व होगा लाइट का।
अब देखो क्या, हम ये बात जानते हैं कि डिफ्रैक्शन जो होता है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है कुछ मीटर की होती है, इसलिए साउंड वेव बेंड हो जाती है अपर्चर से, जो अपर्चर मतलब इतना जो साइज दिख रहा है इससे, ठीक है। बट द वॉल ऑफ द लाइट वेव इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, जबकि लाइट वेव की जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। और ऑब्स्टेकल जो होता है, ऑब्स्टेकल देखो यहां पर क्या है, 3 मीटर के लगभग ये गैप बन रही है। कितने मीटर की? 3 मीटर की गैप बन रही है। अब माइक्रोमीटर और 3 मीटर, 3 मीटर और माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर तो बहुत छोटा हो गया, साइज तो बहुत बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो जाए और वेवलेंथ छोटा हो जाए तो हम क्या कहते हैं? साइज बड़ा हो जाए, वेवलेंथ छोटा हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हम सीधा कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लग जाएगा, रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा, बेंड नहीं हो पाएगा भाई, इसलिए लाइट सीधी जाएगी, बेंड नहीं हो पाएगी, यहां से स्ट्रेट निकलेगी। पर अगर हम बात करें साउंड का, तो वो लगभग मीटर के ऑर्डर में होता है, 2 मीटर 3 मीटर के ऑर्डर में आपको निकल के आएगा, तो यहां से साउंड जाएगा और साउंड यहां से बेंड होके इसकी तरफ, पर्सन की तरफ चला जाएगा। इसलिए यहां पर इस तरह से किया जा सकता है। अब यहां नोटिस करना, ray optics is the based on the assumption that light travel in a straight line. Diffraction effect observed when the light propagates through the small aperture slit disprove the assumption. Yet the ray optics assumption is also commonly used in understanding local several other properties. Image optical instrument, what is the justification? देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वहां पर लेंसेज यूज करोगे, क्या यूज करोगे? लेंसेज यूज करोगे। लेंसेज में एक बात आपको देखने को मिलेगी, पता है क्या देखने को मिलेगी? लेंसेज में आपको यह देखने को मिलेगा कि लेंसेज को डील करते समय ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगाया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझाते समय ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अप्लाई किया जाता है, रे ऑप्टिक्स अप्लाई किया जाता है, वेव ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं किया जाता। फिर क्यों नहीं किया जाता? तो कारण इतना सा है भाई, लाइट की वेवलेंथ छोटी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आए या कह लीजिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनके जो लेंसेस हैं उनके साइज इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं, इसलिए बेंडिंग नहीं हो पाती, या कह लीजिए डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। क्या बोला हुआ है? इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द साइज ऑफ अपर्चर आर मच लार्जर as compared to the wavelength of light, so diffraction effects are negligibly small, hence the assumption that light travel in straight light is used in the optical instrument. इसलिए हम ये assumption सारे यूज कर रहे होते हैं। टॉवर वाला क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस पहले ही कर चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं 20, ठीक है बच्चों। 10.19 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, है ना। 10.19 के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे 20 और 10.21। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 10.19 क्वेश्चन। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on the narrow slits and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. It is observed first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from the center of screen. Find the width of the slit. भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न जब भी ऑब्जर्व होता है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा गिवन है, चेक कर लेना, वेवलेंथ मतलब लैम्डा गिवन है, 1 मीटर मतलब कैपिटल डी गिवन है, फर्स्ट मिनिमम की डिस्टेंस गिवन है, डेल्टा एक्स, डी स्मॉल डी, विड्थ निकालना है। चलिए विड्थ कैसे निकाली जाएगी, यहां नोटिस करना, यहां से यहां तक डी निकालना है, स्मॉल डी, कैपिटल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है। फर्स्ट मिनिमा इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है। इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है। मिनिमा की कंडीशन होती है तो उसी पोजीशन के आधार पर इसे सॉल्व किया जा सकता है। कुल मिला के मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, इसी लेक्चर में मैंने अभी चर्चा की हुई है आप लोगों से। क्या चर्चा की हुई देखिए, है ना, स्क्रीन पे चल के। जो इंटरफेरेंस में किसकी कंडीशन होती है, मैक्सिमा की कंडीशन होती है, वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट इन इंटरफेरेंस इज गिवन एज n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। जो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट इन इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में जो nth ब्राइट है वो डिफ्रैक्शन में डार्क की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है। मतलब ये yn का फॉर्मूला एज इट इज
आप लगा दो डिफ्रैक्शन के मिनिमा के लिए, और फर्स्ट हो तो n1 रख देना, तो लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। चलो देख लो, x के प्लेस पे y होना चाहिए, y इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो यहां से d स्मॉल डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम, d इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन x, x मतलब पोजीशन गिवन है। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, n फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट गिवन लगा दिया, कैपिटल डी 1 गिवन है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है, x की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर है, सॉल्व करने पे d की वैल्यू 0.2 मिलीमीटर निकल कर आती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10.20, when a low flying aircraft passes overhead, sometime notice slight shaking of the picture on TV screen, suggest a possible explanation। देखो ये तो नॉर्मल नाउअडेज नहीं होता है, लेकिन पहले हुआ करता था कि भाई एंटीना लगा हुआ है, एंटीना के ऊपर से ट्रांसमिशन हो रहा है, एंटीना लगा हुआ है, एंटीना के ऊपर से ट्रांसमिशन हो रहा है, ऊपर से एरोप्लेन गुजर जाए, भाई वेव भेजी, बीच में एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन से वेव टकराई लौट के आ गई, टकराई लौट के आ गई, तो ट्रांसमिशन और रिसीवेशन में दिक्कत होगी, तब हम क्या बोलेंगे, द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रिफ्लेक्ट द टीवी सिग्नल ड्यू टू द सुपरपोजिशन बिटवीन द डायरेक्ट सिग्नल रिसीव बाय द एंटीना and the reflected signal from the aircraft, we sometime notice slight shaking of the picture on the TV screen। मतलब हमें एंटीना से जो मिल रहा है वो और रिफ्लेक्ट होकर जो मिल रहा है वो, उन दोनों में सुपरपोजिशन होगा और उनके कारण हमें शेकिंग ऑफ द पिक्चर मिलेगा। आगे देखिए, as you have learned in the text, the principle of linear superposition of wave displacement is the basic to understanding intensity distribution in the diffraction pattern and the screen pattern। What is the justification for this? देखिए भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न से पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक पॉइंट पर इस सोर्स से वेव आ जाए, इसी पॉइंट पर इस सोर्स से वेव आ जाए, इसी पॉइंट पर इस सोर्स से वेव आ जाए, इसी पॉइंट पर इस सोर्स से वेव आ जाए, इसी पॉइंट पर इस सोर्स से वेव आ जाए, हर जगह से ट्रेवल करती हुई वेव आ जाए, आ गई तो क्या होगा, इस पॉइंट पे नेट इफेक्ट जो होगा उनके इंडिविजुअल वेक्टर सम के इक्वल होगा, इंडिविजुअल वेक्टर सम के इक्वल होगा। सुपरपोजिशन पे इंटरफेरेंस बेस, सुपरपोजिशन पे वेव पैटर्न बेस, सुपरपोजिशन पे बीट फ्रीक्वेंसी बेस, सुपरपोजिशन पे हमने पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ा वो बेस्ड, S1 S2 इंटरफेरेंस पूरा पैटर्न सुपरपोजिशन पे बेस्ड। मतलब ये हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, रिजल्टेंट फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दो से ज्यादा वेव होती है एक पॉइंट पर पहुंचने वाली, उनके बारे में बात करता है। मान लो y1 y2 जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है किसी वेव के, यहां से ट्रेवल करके आई, यहां से ट्रेवल करके आई और इस पॉइंट पे मिली, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा ये बताने का काम कौन करती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव करती है। देखो बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे डिस्कस करना है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कहा था आपसे इंटरफेरेंस पैटर्न में पहला वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये मैं चल के बोर्ड पे डिस्कस करता हूं, लास्ट में हम 10.20 क्वेश्चन बात करेंगे। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, व्हाट डज दिस इफेक्ट, how does this affect the size and intensity of the central diffraction band। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, बात समझते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10.17 का फर्स्ट पार्ट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्लिट विड्थ होती है, सेंट्रल वाइट मिलता है, ये x होता है, x होता है, x 2x होता है, तो इनिशियल एरिया मान लेते हैं आई ए आई है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा, यहां से यहां तक का जो पूरा पोर्शन है वो ब्राइट है। अब हुआ ऐसा कि ये जो विड्थ है इसे डबल कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे। भाई इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम जानते हैं, पावर पर यूनिट एरिया पासिंग या एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे ऐसा भी लिखा जाता है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इस सरफेस से एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे इंटेंसिटी कहा जाएगा। एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 90 डिग्री एंगल पे जा रही है, परपेंडिकुलर। इनिशियल पावर, इनिशियल एरिया आई नॉट, स्लिट विड्थ को बढ़ा दिया जाता है तो अमाउंट क्या हो जाता है, देखो भाई पहले कम एनर्जी आ रही थी, अब ज्यादा डबल एनर्जी आने लग जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मैं ऐसा कह सकता था ना, इनिशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई एनर्जी डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाने वाली है, मतलब पावर डबल हो जाएगा, मैं कहना चाहूँ तो। सो मैंने मान लिया फाइनल पावर हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर। अब देखो ये थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक्स अपॉन कैपिटल डी,
x मतलब फ्रिंज विड्थ, कुल मिला के विड्थ, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के प्लेस पे स्मॉल है, लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d के प्लेस पे स्मॉल है, लैम्डा अपॉन ए, इनिशियली लैम्डा अपॉन ए है, फाइनली आपने ऐसे 2a कर दिया, जैसे आपने 2a किया तो क्या जाएगा फाइनली, लैम्डा अपॉन 2a, तो इनिशियल अपॉन 2, क्यों सर, देखो ना लैम्डा अपॉन ए को इनिशियल लिखा जाता है थीटा, जब एंगल आधा हो गया, मान लो पहले 60 था, ये 30 था और 30 था, तो टोटल एंगल 60 था ऐसा मानते हैं, 60 एंगल था, एरिया ऐसा था, अब यहां से 15 हो गया, 30 हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ हो गया, तो अब नई इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, फाइनल इंटेंसिटी क्या आएगी, फाइनल इंटेंसिटी भाई, फाइनल इंटेंसिटी फाइनल पावर अपॉन फाइनल एरिया, पावर डबल हुआ, एरिया हाफ हुआ इनिशियल एरिया का, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल एरिया, इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल एरिया क्या कहलाता है, इनिशियल इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी की 4 टाइम्स बढ़ जाती है, इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।